नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। द ललन टॉप देख रहे हैं, साथ में फैन में अंशुमान तिवारी है, लेकिन ये अर्थात नहीं है। मौका थोड़ा जरूरी है। जीडीपी के नए आंकड़े आए हैं अंशुमान जी। जी -24%, -23.9, मतलब टू बी प्रिसाइज। लेकिन -24% का कॉन्ट्रैक्शन है 2020-21 की पहली तिमाही में। जी। सबसे फौरी तौर पर क्या देखते हैं? मतलब हम अर्थात में तो कई बार इस बारे में बातचीत कर चुके हैं, कई चीजों तक हम चेता चुके हैं। आपका क्या रिएक्शन है सर? सिद्धांत, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं जब से कोविड आया, बल्कि उसके पहले से कर रहे हैं। पिछले साल की आखिरी तिमाही में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में खिसक चुकी है। लेकिन तब तक किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, आर्थिक व्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शंस बहुत खराब माने जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की का नुकसान ये है, जो हमारे लिए समझना जरूरी है, कि इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास दर नकारात्मक हो जाती है। और ये ऐसे समझना जरूरी है कि आज जो तिमाही का आंकड़ा हमारे पास आया, पिछले साल की इसी तिमाही में, यानी 2019 की इसी तिमाही में, अप्रैल मई जून की तिमाही में भारत का जीडीपी 35.35 लाख करोड़ था। और इस बार भारत का जीडीपी 26.89 लाख करोड़ है। यानी हम 100 रुपए, अगर 100 रुपए का सामान बनाते थे तो हम 80 रुपए का सामान बना पाए। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहां से आपको पहले पिछले घाटे की भरपाई करनी पड़ती है, फिर आप आगे आते हैं। ये एक ऐसा गड्ढा है, ये एक ऐसा ऐसा केविन हमने क्रिएट कर अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन से तैयार हो जाता है, जहां से आपको वापस पूरी इकोनॉमी को ऊपर खींचना पड़ता है। ये क्यों खतरनाक और क्यों चुनौतीपूर्ण है, इसलिए समझना जरूरी है कि 1% या 2% की ग्रोथ रेट ऊपर नीचे जाने पर हम परेशान होते हैं। और उस 1% या 2% की ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए कितना निवेश, कितनी खपत, कितने कर्ज की जरूरत है। अब तो हम 24% नीचे चले गए हैं। और अगर आप सेक्टर्स में नीचे देखें तो 50% कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, निर्माण में जहां सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, सर्विसेज में 47% है, मैन्युफैक्चरिंग में 39% का कॉन्ट्रैक्शन है। तो तात्कालिक तौर पर ये इस बात का संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, जो अभी भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल वैसी स्थिति है कि मंदी आ गई और चली जाएगी, सिद्धांत ये वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। पिछले 40 साल में हमने कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं देखा, हमने स्लो डाउन देखा है। कभी एक क्वार्टर में 0%, 1% की ग्रोथ रही है। हम यहां से 0 से 24% नीचे, यानी हम 24 सीढ़ी नीचे या 24 फीट गड्ढे में गिर चुके हैं। उस 24 फीट गड्ढे से निकल के हमको पहले तो जमीन के बराबर आना पड़ेगा। हाँ, सीढ़ी चढ़ने की लड़ाई वहां शुरू होगी। 24% है। जब हम पिछले साल की इसी पहली तिमाही का अगर हम आंकड़ा देखें तो 5.2% था। हाँ। तो उस तिमाही के आंकड़े पर खुलने पर भी मुझे याद है कि काफी पॉलिटिकल एक्सरसाइजेस हुई थी, सेंटर को घेरा गया था। मुझे याद है पी चिदम्बरम को जब पूछताछ के लिए ले जाया गया तो पत्रकारों से उन्होंने 5% करके कहा था। उतने तक लाने के लिए हमें 29 से 30% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी। 30% की ग्रोथ रेट चाहिए, क्योंकि आपको 24% ये रिकवर करना है और 5% वहां तक लेकर आना है, जो कि 5% बहुत अच्छा स्तर नहीं था। और अगर आप प्री कोविड लेवल पर चले जाएं, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर लेवल पर चले जाएं, तो कोविड का लॉकडाउन शुरू होने से पहले जिस तिमाही का आंकड़ा आज हमारे सामने है, इससे ठीक पहले विकास दर 3% थी। तो आपको अगर ये ग्रोथ लेकर आना है तो इसका मतलब यह है कि हर तिमाही में करीब भारत की ग्रोथ रेट 29 से 30% होनी चाहिए। और इसलिए जो पहला आकलन हमारे पास आ रहा है, अभी सरकार इसके बारे में नहीं बता रही, पर जो पहला आकलन एजेंसियों से आना शुरू हुआ है, जो नंबर हम क्रंच कर रहे थे अभी बैठे हुए आपसे बात करने से पहले, उस नंबर क्रंचिंग के हिसाब से भारत के अगले 3 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ में जाने का पूरा खतरा है। मतलब भारत की ग्रोथ पूरा साल, हाँ, ये ये पूरा फिस्कल साल ईयर जा रहा है निगेटिव ग्रोथ में जाएगा, नकारात्मक ग्रोथ में जाएगा। इसको डी ग्रोथ कह सकते हैं, इसको माइनस कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य ये नहीं कि ग्रोथ हो। समझना जरूरी है कि हमारा लक्ष्य पहले हम 0 तक तो पहुंचे हैं, पहले हम 0 का लेवल तो पार कर लें, पहले वो जो हम 24 फीट के गड्ढे में है वहां से निकल के जमीन पर आ जाएं, फिर वहां से ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर पॉजिटिव ग्रोथ की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसे खींच कर लाने की लागत बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगला ये कि पूरा साल मतलब नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो मैंने कुछ ना कुछ हद तक रिकवरी दिखाई देगी, वरना लेकिन हम गड्ढे में ही खड़े रहेंगे एक तरह से। सर, 24% की जो नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब ये हम लोग बातचीत कर रहे थे, कई लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे, इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका कितना हिस्सा शामिल है इस पूरी नेगेटिव ग्रोथ में? क्योंकि कई लोगों की बातें मैं देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर शामिल कर दीजिए तो ये और ज्यादा ब्लास्टिंग हो जाएगा, ये और भयानक हो जाएगा। क्या ऐसा है क्या कुछ?
अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा इसमें शामिल है, क्योंकि जीडीपी हमेशा पूरे प्रोडक्शन को कैच करता है। आपके अर्थव्यवस्था में कोई भी उत्पादन हो रहा हो, इनकम के लेवल पे स्थितियां खराब हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेक्टर वाइज तो मंदी ज्यादा हो सकती है, पर जब आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मान लीजिए करीब 39% या 40% नेगेटिव है, तो उसमें सारा मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, क्योंकि जो नया जीडीपी के आकलन का तरीका है उसमें टैक्सेशन और उत्पादन बाकी सारी चीजें शामिल होती हैं। तो ये गहरी ये गिरावट उन क्षेत्रों को समेटती है। हाँ, इनकम लॉसेस को नहीं समेटती, नौकरियों के लॉसेस को नहीं समेटती, लेकिन उसे समझने का हमारे पास सिद्धांत एक तरीका है, क्योंकि भारत के जो 4 सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाले या रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, उनमें एक एग्रीकल्चर सबसे बड़ा क्षेत्र है। एग्रीकल्चर में 3.5% की ग्रोथ रेट। आप देखिए एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट के बाद भी हम 23-24% की मंदी में है। अगर एग्रीकल्चर भी माइनस में होता या 1-2% की ग्रोथ रेट होती, तो हम शायद 26 से 27% की मंदी में चले गए होते, कॉन्ट्रैक्शन में चले हुए होते। लेकिन इसके एग्रीकल्चर के बाहर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ये 4 बड़े एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है, नौकरियां भी मिलती हैं। उनके आंकड़े इस तिमाही के जो आंकड़े हैं उससे समझ में आ रहा है कि सब जगह 25%, 30% से ज्यादा की डी ग्रोथ है या कॉन्ट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है कि इसमें वो सारे सेक्टर भी शामिल हैं जहां पर काम धाम बंद रहा है, कारोबार नहीं हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट होता है। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा सर, जीडीपी का साइज हमारे तो काफी बड़ा है, और उसमें हम इसके हिसाब से देखें, जो एक हमने G7 कंट्री का बिजनेस टुडे का एक जो हमने देखा है, एक इंफोग्राफिक्स का काफी चल रहा है, तो उसमें सारी G7 कंट्रीज का नेगेटिव में है। मतलब यूके का तो सबसे बुरा हाल है, मतलब उसकी इकोनॉमी भी छोटी है, 20.4% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन है। उसके अनुसार भारत और भी नीचे स्थिति में खड़ा है। और लेकिन हाँ, फिर वही यहाँ पे एक और मैं सवाल रख दूं, फिर आप जवाब दीजिए। चाइना को क्यों इतना फायदा है? चाइना +3.2 में है, पॉजिटिव 3.2 में है। दरअसल चाइना में जो लॉकडाउन था वो नेशन वाइड नहीं था, पहली चीज तो ये है। चाइना ने अपने कुछ एरियाज बंद किए थे, वुहान और उसके आसपास के एरिया बंद किए थे। चाइना मतलब वो शुरुआत में ही वो हॉटस्पॉट वाली पॉलिसी में थे, जिसमें हम हाँ, अभी हैं। हाँ, हम लोग जिसमें हमारे यहाँ हमने दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन किया था और उस पर गर्व किया था कि हम सबसे बड़ा लॉकडाउन कर रहे हैं। चाइना ने पूरा देश कभी बंद नहीं किया था। चाइना में वो सेक्टर्स बंद थे, वो एरियाज बंद थे जहां प्रोडक्शन होता है। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ वुहान में बंद होने से या कुछ इंडस्ट्रियल जोन में बंद होने से चाइना की ग्रोथ रेट 6% से घट के 3% आ गई। लेकिन चाइना ने पॉजिटिव में अपने आप को रखा है, क्योंकि बाकी जो चाइना के एरिया थे जहां पे बाकी प्रोडक्शन बेसेस हैं, जैसे कि भारत के अलग अलग इलाकों में फैले, उन प्रोडक्शन बेसेस में कोरोना का असर नहीं था, या कोरोना को लेकर चीन में उतना बड़ा और इतना लंबा लॉकडाउन नहीं किया गया था जितना लंबा लॉकडाउन हमारे यहाँ हुआ था। दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण है कि भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट यूरोप की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, या फिर अमेरिका हो, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, या कनाडा हो, इटली हो, इनसे सबसे ज्यादा तेज इसलिए है। उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से मंदी की स्थिति में थी, कोविड से पहले की परिस्थिति में ही मंदी में जा चुके थे, जबकि यूरोपियन अर्थव्यवस्थाएं उस मामले में थोड़ी सी बेहतर स्थिति में खड़ी थी। और दूसरी बड़ी चीज ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था उनकी तुलना में तब भी तेज गति से दौड़ रही थी, क्योंकि 2016-17 से पहले तक, नोटबंदी और जीएसटी आने से पहले तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। तो हमारे यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ या जो गिरावट आई है, ये बहुत गहरी है। और इससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वो पूरा स्ट्रक्चर हिल गया है। मतलब वो जो फॉल्ट लाइंस हैं वो फॉल्ट लाइंस खुल के सामने आ गई, और इसलिए हमको इतनी ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही। और इसीलिए जो भी नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं इसके बाद के अगली तिमाही के भी या उसके बाद की तिमाही के भी नंबर आ रहे हैं, वो हमें पॉजिटिव ग्रोथ के लिए जल्दी अगले 4 तिमाहियों में आश्वस्त नहीं करते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्शन सेक्टर है, मतलब फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो अपना भविष्य कहाँ देखें सर? वो उनको कब तक दिखाई देगा कि कुछ ठीक है? क्योंकि अभी तक 10% का लॉस है, 10 शायद 10% का लॉस जुलाई तक नहीं था उनको, जो भी आया आंकड़ा। हाँ, जैसे अभी जो हमारे पास कोर सेक्टर का डेटा आया जुलाई का, अप्रैल मई जून की तिमाही निकलने के बाद जो कोर सेक्टर का डेटा आज ही आया, आंकड़ा आया जो जीडीपी के आंकड़े से पहले का था, वो बता रहा है कि सीमेंट में, रिफाइनिंग में, स्टील में, सब में 16%, 15%, 11% का कॉन्ट्रेक्शन है। यानी वहां पर उत्पादन घटा है जुलाई के महीने में भी। अप्रैल मई जून में तो था ही, खैर जब ये अनलॉक होने के बाद का पहला आंकड़ा है जिसमें कॉन्ट्रेक्शन दिखाई दे रहा है। अब इन नंबर के साथ अगर आप आगे देखें, और हर कंपनी के पास अपना ट्रेड डेटा है, उनके पास एक अपनी फील है, मार्केट में डिमांड की सिचुएशन है,
चैलेंज ये है कि डिमांड को प्रॉप अप होते कोई इंडस्ट्री में नहीं देख रहा है किसी भी तरीके से। इनकम लेवल नहीं बढ़ रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं, एक बड़ा हिस्सा जो खर्च करता था उसके पास पूंजी नहीं है, ना उसके पास पैसा है। कर्ज सस्ता देने की कोशिश की जा रही, पर कंपनियां कर्ज इसलिए नहीं लेने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें आगे डिमांड नहीं दिखाई दे रही। इसलिए कोई भी कंपनी उत्पादन बढ़ाने में, निवेश करने के लिए तैयार नहीं होगी अगले 6 महीने से साल भर तक, जब तक उसे कम से कम एक ये लेवल ना मिल जाए जहां से उसको ग्रोथ मिल सकती है। इसे ऐसे और समझने की कोशिश करिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य दिनों में अगर हम 6% की विकास दर से की ग्रोथ ले रहे हैं, और उसमें आप महंगाई की दर जोड़ दीजिए तो 6 से 7% की महंगाई की दर जोड़ दीजिए तो 12% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए। कोई कंपनी अगर कोई धंधा करेगी तो उसको इतना रिटर्न तो चाहिए ना। जितनी भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है, अगर उसके कारोबार में मुनाफा भी उस गति से नहीं बढ़ रहा होगा या उसके खर्चे उस गति से कम नहीं हो रहे होंगे, तो सर्वाइव कैसे करेगी? तो अभी तो ये एक बड़ा फिक्स है, एक बड़ा जटिल परिस्थिति है जहां उद्योगों को या निवेश करने वालों को भविष्य में मांग निकलती नहीं दिखाई दे रही, और जो खर्च करने वाले हैं उन्हें रोजगार या रोजगार की सुरक्षा नहीं दिख रही, और उन्हें कमाई में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। अच्छा सर, एक चीज जानना है, मतलब मेरी भी एक क्वेरी है, मुझे लगता है लोगों के पर्सपेक्टिव से भी जानना चाहिए। जीडीपी की खबर जो होती है, मुझे कुंवर नारायण की कविता याद आ गई, हम आंकड़े नहीं, हम संख्या नहीं, हम लोग हैं, उसमें वो कहते हैं। तो संख्या जो है वो बड़ी भयावह चीज है, ठीक है। कई कई बार वो दिखती भी नहीं है सही से, वो उसका मतलब ही नहीं समझ में आता है कि संख्या को कैसे समझा जाए। जीडीपी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, हाँ सबको अफेक्ट कर रही होगी, बहुत सारे पता नहीं जीडीपी क्या है। तो जीडीपी के इतना ज्यादा गिर जाने का अभी क्या मतलब है, और आगे आने वाले समय में इसके क्या अनुवाद होने वाले हैं? अभी गिर जाने का मतलब आपको दिख रहा है। जुलाई के महीने में 50 लाख लोगों की नौकरी गई। अगर आप अप्रैल से, वो भी तनखैया लोगों की तनख्वाह, अगर आप अप्रैल से अभी तक जोड़े 5 लाख लोगों की नौकरी की, अगर आप अप्रैल से अभी तक जोड़े, मार्च अप्रैल से जोड़े, तो बेकारी का जो नंबर अलग अलग स्रोतों से आ रहा है वो 10 से 12 करोड़ लोगों की नौकरियों का है। 10 से 12 करोड़ में मान लीजिए परिवार में अगर 3 लोग हैं तो 36 करोड़ की आबादी सीधे इस बात से प्रभावित हो रही है। जीडी संख्याएं बड़ी नहीं होती, संख्याएं हमारे जीवन को छोड़ नहीं सकती सिद्धांत, हम उन्हीं के साथ जीते हैं। सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में एफएमसीजी घुस जाता है, हम एसी ऑन करते हैं तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे अंदर आ जाती है, हम गाड़ी में बैठे तो पेट्रोल का प्राइस हमको हिट करता। हम बचने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते नहीं है, ये हमारी समस्या है। इसके बाहर कोई अंत नहीं है। पैदा होते ही बिल, टैक्स और बिल लग जाता है, और मरने तक लास्ट तक टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये पूरा जो जंजाल है ना इकोनॉमी का हमारे सामने, हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, इसे समझते नहीं। और शायद यही वजह है कि राजनेता ऐसी नीतियां बनाते हैं कि वो आपको आर्थिक रूप से निरक्षर रखने, आर्थिक रूप से कम साक्षर रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप समझेंगे तो आप सवाल उठाएंगे, पूछेंगे कि हो क्यों रहा है, जीडीपी क्यों गिर रही? 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया और उसके बाद भी जीडीपी गिर रहा है, तो ऐसा क्या, वो पैसा गया कहां? क्योंकि वो तो टैक्स पेयर्स का मनी है, या वो इन्वेस्टर्स का मनी, सेवर्स का मनी है। आगे की जो परिस्थिति है उसमें बड़ी चुनौती ये है, जो चीज समझने वाली है, कि ये बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। ये किसी तिमाही छमाही में आने वाली मंदी नहीं है। यहां से भारत की आर्थिक नीतियों का पूरा प्रारूप और पूरी मैट्रिक्स बदल जाएगी। भारत जब भी कभी भी इस मंदी से निकलेगा सिद्धांत, तो वो भारत नहीं होगा जिसे हमने मार्च 2020 में या फरवरी 2020 में देखा था। तो हम वो भारत अब कहीं पीछे छोड़ चुके होंगे जहां जिसमें बड़े पैमाने पर आपको रेस्टोरेंट खुले दिखाई देते थे, शाम को दिल्ली एनसीआर या मुंबई या बैंगलोर के इलाके में लोग घूमते हुए दिखाई देते थे, और आप ऑनलाइन ऑर्डर करते चले जाते थे, आप किसी भी तरीके की इंपल्सिव बाइंग करते थे। इससे निकलने वाला भारत बिल्कुल दूसरे तरीके का भारत होगा। इससे निकलने वाले भारत में गरीबी की बड़ी चुनौती होगी। बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे खिसक जाएंगे। जो गरीबी की रेखा पर चिपके हैं वो जो गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर आ चुके थे, एक आधा मीटर, वो उस पर जाकर चिपक जाएंगे। ये बड़े बदलाव होंगे, जो बदलाव धीमे धीमे अर्थव्यवस्था में होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बदलाव एकदम तेजी से नहीं होते। वो बदलाव हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो इसलिए अगर सरकार ये बिजनेस एज यूजुअल सोचती है, वही पुरानी मैट्रिक्स है कि इंक्रीमेंटली कहीं टैक्स, फेसलेस टैक्स सिस्टम जारी कर दिया, या कहीं किसी इंक्रीमेंटल सुधार की तरफ कदम बढ़ा दिया, तो उसकी जरूरत नहीं। यहां पर कुछ बड़े स्ट्रक्चरल सुधार करने होंगे। उन लोगों को फोकस करना होगा जो भारत में डिमांड लाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं। हम सब कुछ तो कर चुके हैं। कारपोरेट्स को 1.5 लाख करोड़ रुपए की रियायत दे चुके हैं कारपोरेट टैक्स कट में पिछले साल। एक भी पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया। 20 लाख करोड़ का पैकेज
हर बार 20 लाख करोड़ का पैकेज हम एमएसएमई के लिए लाए, कहीं कोई डिमांड नहीं दिखाई दी, कोई जनरेट होना नहीं शुरू हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने जो भी पैसा दे सकते थे, 400 500 200 रुपए सरकार दे सकती थी। अब सरकार जहां खड़ी है वहां फिक्स ये है कि पैसा नहीं है। आपको मालूम है, इससे पहले एक और आंकड़ा आया आज दिलचस्प आंकड़ों का और बहुत और महत्वपूर्ण आंकड़ों का दिन है। आज से ठीक पहले फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आया। भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट पहले 4 महीनों में बजट के लक्ष्य का 103% हो गया। यानी अगर आप पूरे साल भर में मार्च से मार्च तक 100 रुपए का घाटा सोच रहे थे, तो वो 100 रुपए का घाटा आपने 4 महीनों में जुटा लिया। अब आप सोचिए, घाटा हमेशा जीडीपी के अनुपात में नापा जाता है, जीडीपी के रेशियो में तो घाटा नापा जाता है। जीडीपी जब घट गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी जीडीपी जो डिनोमिनेटर है वही माइनस में चला गया, तो डेफिसिट तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगला जो डेफिसिट का अगला नंबर आएगा इसका डबल होगा। तो ऑलरेडी आप डेफिसिट के को उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जिससे आप सामान्य परिस्थितियों में बढ़ा के खर्च करना चाहते थे। तो ये जो फिक्स है वो चिंता नहीं दिखती, उसकी चर्चा भी नहीं दिखती, उसकी चिंता भी नहीं दिखती, सरकार के अंदर भी उसकी तैयारियां नहीं दिखती। और इसलिए मेरा मानना है कि यहां से जब हम निकलेंगे तो हम वो अर्थव्यवस्था नहीं होंगे जिस अर्थव्यवस्था में हम कोविड से पहले थे। अब उसमें कैसे बदलाव होंगे, कुछ चीजें हम देख सकते हैं, कुछ चीजें समय में बताएगा। मतलब ये पोस्ट कोविड एपोकलिप्स तो नहीं कह सकते, साइटिंग एग्जांपल ऑफ चाइना एंड अदर स्मॉल इकोनॉमीज एज वेल, लेकिन ये पोस्ट लॉकडाउन एपोकलिप्स है जहां पे नौकरियां होंगी हमने अर्थात में और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सिद्धांत सबसे बड़ी जो चुनौती है कि हमने पिछले 25 साल में जो गेन किया था उसके बहुत बड़े सारे फायदे इस मंदी, उस कॉन्ट्रैक्शन से निकल जाएंगे। हमने गेन किया था, बहुत सारे लोगों को गरीबी की रेखा से खींच के बाहर ले आए थे, एक नया लोअर मिडिल क्लास तैयार कर दिया था शहरों में और कस्बाई इलाकों में। हमने बहुत सारे डिस्कस भी किया था, हम इसमें डिस्कस भी किया था कि हमने बहुत सारे नए कारोबार खड़े किए थे, बहुत सारे स्वरोजगार आए थे, कोई रेस्टोरेंट चला रहा था, कोई बाकी चीजें कर रहा था, और वो ये जो पूरा एक नया इको सिस्टम हमने क्रिएट किया था जो हार्डकोर कंजम्पशन पे डिपेंड था, हमारी आपकी खपत और मांग पे डिपेंड था। यही वो 25 साल के लिबरलाइजेशन का गेन था जो इसके बाद हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसे वापस लेकर आने में समय लगेगा। तब तक हम अर्थात में आपसे बात कर चुके हैं कि भारत एजिंग की तरफ बढ़ रहा है। 2030 से भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। तो अगले 3-4 साल बहुत ही क्रूशियल हैं, और वो क्रूशियल ऐसे समय पर हैं जब हम मंदी में हैं। और एक और चीज जो हमने पिछली बार भी शायद अर्थात में चर्चा की थी कि आर्थिक संकटों का इतिहास ऐसा है कि वो अकेले नहीं आते, कभी हमेशा जोड़े में आते हैं। महामंदी आई, फिर वर्ल्ड वार हुआ, हमने देखा कि गल्फ ऑयल क्राइसिस हुई, उसके बाद रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, हमने बैंक्स का फेल्योर देखा तो ग्रीस बैंकरप्ट हो गया। अब हम आज जो परिस्थिति देख रहे हैं कि एक तरफ चाइना के साथ सीमा के ऊपर तनाव की परिस्थिति है। अगर गल्फ में या चाइना पे किसी तरीके का सिक्योरिटी लेवल इशू उठते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्शन में हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, काफी गहरी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि अब इतनी बूढ़ी हो चुकी इकोनॉमी में हम युद्ध की तरफ जाएं। हाँ, और इसलिए सरकार को असल में युद्ध वहां नहीं, युद्ध यहां लड़ना चाहिए। ये युद्ध स्तर पर ये पूरी स्ट्रेटेजी ही, अब इकोनॉमी की पूरी स्ट्रेटेजी नए सिरे से लिखी जाने की जरूरत है। ये बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल नहीं है कि आपने सोचा कि 2 महीने 3 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बार मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या दिक्कत क्या हो रही है कि हम इकोनॉमी के फ्रंट पे सरकार को समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार के स्टेप समझ नहीं पा रहे हैं। तो बात यही आई थी कि प्लानिंग के समझ पे शायद सरकार बार बार सिम्टम्स एंड साइंस को मिस कर रही है। और मुझे जो लगता है इधर बार बार कि जहां पर सरकार को कंजम्पशन पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, वो बार बार झोंक कर डिमांड जनरेट करवाना चाह रही है। वो सप्लाई साइड से देखिए, डिमांड साइड पुश जो है वो मुश्किल होता है। सप्लाई साइड में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने बैंक से कहा लोन दीजिए, बैंक ने कहा हम लोन देंगे, पर लोन लेगा कौन? जिसकी तनख्वाह ही नहीं आ रही है, जिसको पता ही नहीं कि उसकी नौकरी अगले 3 महीने चलेगी, वो कौन सा लोन लेके कार खरीद लेगा? कंज्यूमर ही नहीं पैदा हो रहा है। तो कंज्यूमर पैदा नहीं, जो कंज्यूमर था वो भी नीचे आ गया। अगर आप इस बार का नंबर देखिए, इस क्वार्टर का प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नंबर देखिए तो 54% की डी ग्रोथ है उसमें। यानी कि अगर लोग 100 रुपया खर्च कर रहे थे पिछले साल की तिमाही में, तो इस बार उन्होंने 85 रुपया खर्च किया है। अब आप सोचिए कि जैसा हम इस पे बात पहले भी कर चुके हैं अर्थात में, अगर मान लीजिए लोगों के हाथ में पैसा आएगा भी तो वो खर्च करने नहीं निकलेंगे, वो पहले अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत करने की कोशिश करेंगे। उनको पता नहीं कि कल क्या हो जाए। तो ये जो लैग इफेक्ट होता है ना, जो कंजम्पशन वापस लौटने का लैग होता है,
कंजम्पशन ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपने ट्रिगर किया और रिमोट की तरह ऑन किया और लोग खर्च करने निकल पड़े। जिनके जॉब्स चले गए हैं, जिनकी तनख्वाहें कट गई हैं, जिनकी कंपनियां बंद हो गई हैं, जिन्हें आगे जॉब जाने की संभावना है, वो तो अपना खर्च कम करके सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ये लंबी मंदी है। और इसलिए मुझे लगता है कि 4 क्वार्टर के नेगेटिव होने की का संकेत कहीं ना कहीं आरबीआई ने भी दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल कॉन्ट्रैक्शन में रह सकती है। और अंशुमान जी, आगे बातचीत बंद करने के पहले, बातचीत पूरी करने के पहले कोई सलाह, कोई बात, कोई कुछ कहना चाहोगे व्यूअर से, जो हम लोगों को ट्विटर पे परेशान किए हुए हैं कि इस पर कब क्या सलाह देंगे आप? मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और जो अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं, वो पहले अपनी इकोनॉमी समझने की कोशिश करें, अपनी इंडिविजुअल इकोनॉमी, अपनी फैमिली की इकोनॉमी, अपने पर्सनल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें। कनेक्ट करके देखें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में वो कितने बेहतर ढंग से अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं, क्या उनके पास इमरजेंसी फंड्स हैं, क्या वो आने वाले समय में किसी क्राइसिस के लिए तैयार हैं। भारत की एक पूरी पीढ़ी ने इस तरीके की मंदी नहीं देखी है। भारत के राजनेताओं के पास इस तरीके के संकट से उबरने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब हमने कभी कोई एक छोटी मोटी रिसेशन देखी भी थी, वो 1991 से पहले 79-80 के आसपास एक थोड़े समय के लिए ऑयल प्राइसेस के कारण आई थी, जो हमने देखी थी। तो ये बिल्कुल अनिश्चितता वाली स्थिति है। बेहतर है कि आप उन चीजों पर आपस में चर्चा करें, दूसरों से चर्चा करें जो आपकी जिंदगी, आपकी भविष्य, आपकी बचत, आपकी मेहनत पर केंद्रित है, क्योंकि वहीं से सरकार पर दबाव बनेगा कि वो अर्थव्यवस्था के में वो फैसले करे या वो कदम उठाए जो हमारी आपकी जिंदगी और भविष्य के लिए जरूरी है। तो ये देख रहे थे आप हमारी छोटी सी बातचीत जीडीपी पर। मैं बोलने चाह रहा था, ये देख रहे थे आप इस हफ्ते का, अर्थात ये जीडीपी पर आप हमारी बातचीत देख रहे थे। कैसा लगा, क्या सोचता है, हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं सिद्धांत, साथ में अंशुमान जी। आप लोग लंटॉप देख रहे थे। शुक्रिया, थैंक यू।